तो देखो आज क्लास में एज यूजुअल हम लोग 4 एडिटोरियल्स पे चर्चा करेंगे। पहला एडिटोरियल होगा मस्कट मिनिस्ट्री। जैसे कि तुम लोगों ने बताया है कि मस्कट जो सिटी है वो ओमान में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 13 हेल्थ मिनिस्टर्स अलग अलग कंट्री के यहाँ पे असम्बल्ड हुए हैं और यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुआ है। जिस तरह वर्ल्ड में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ते चला गया है तो उस कॉन्टेक्स्ट में ना यहाँ पे बहुत बड़ा तुम्हारा मीटिंग्स हुआ है। जानते हो स्टूडेंट, तुम लोग पढ़ चुके हो है ना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बायोटेक्नोलॉजी बता चुका हूँ तुम लोग को कि एंटीबायोटिक्स इतना लेना सही नहीं है। सही बात है ना, एंटीबायोटिक्स टू मच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो इसी के बारे में बहुत ही बड़ा एडिटोरियल सही है, उसका चर्चा करेंगे। 58 देखो विशाखा गाइडलाइंस, कितना बार मैं बात कर चुका हूँ है ना। विशाखा गाइडलाइंस के बारे में देखेंगे, अभी भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट है विशाखा गाइडलाइंस में। 59 देखो ये न्यू स्टार्ट, रसा ने क्या बोला कि जो न्यू स्टार्ट है एक लास्ट यही ट्रीटी है यूनाइटेड स्टेट्स और रसा के बीच में है ना, अग्रीमेंट, वो भी सस्पेंड करना चाह रहा है। तो सस्पेंशन का मतलब क्या है कि एक्चुअली खुश नहीं है रसा, जिस हिसाब से यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा है वेस्ट की तरफ से ना, तो खुश नहीं है। तो बस लास्ट ही एक अग्रीमेंट था, उस अग्रीमेंट को भी ये सस्पेंड करना चाह रहा है। हाँ, ये सिंबॉलिक जेस्चर, इसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ तो पता चल रहा है कि अब जो दो पावर है यूनाइटेड स्टेट्स और रसा सुनने वाले नहीं है और अपने हिसाब से दुनिया को देखेगा ये लोग। ठीक है, अभी देखो ताइवान को लेके इशू चल रहा है ना, अभी न्यूज़ में आएगा तुम्हारा। ताइवान को लेके ना तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में भिड़ंत होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। ये 59 पढ़ेंगे, ठीक है, न्यू स्टार्ट रसा और तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट्स का। उसके बाद 60 तुम्हारा क्या है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, इसका कॉन्डम पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज़ को माना है किसी चीज़ को नहीं माना है। तो टॉपिक क्या है तो समझेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ है ये 4 एडिटोरियल हम लोग आज क्लास में पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 57। इसका देखो सिलेबस देखो, GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, Science and Technology Developments and their Applications and Effects in Everyday Life Achievements of Indians in Science and Technology, Innovation of Technology and Developing New Technology। ठीक है, ये हिंदू पेपर में आया था 16 फरवरी को। तो समझते हैं, देखो समझने से पहले ये समझो, तुम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि हम कुछ भी ड्रग्स लेते हैं बाहर से, ड्रग्स मतलब दवाई लेते हैं, तो उससे जो बैक्टीरिया वगैरह है या फिर फंगी वगैरह है या फिर प्रोटोजुआ है जो हमको इम्पैक्ट कर रहा है, वो दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। दवाई ठीक एंटी है। जैसे मान लो कि किसी बैक्टीरिया की वजह से तुम्हारे शरीर में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम एंटीबायोटिक लेंगे। किसी फंगी की वजह से दिक्कत हो रहा है तो जैसे कैंडिडा ऑरिस था ना, वो फंजाई था ये तुम्हारा, तो उससे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम ठीक उसका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाला दवाई लेंगे। बट हो क्या रहा है कि वर्ल्ड में ही देखा जा रहा है कि जितने भी एंटी माइक्रोबियल जो भी दवाई है ना, वो काम नहीं कर रहा है ठीक से। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि पूरा जो सिस्टम है वन हेल्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ख़राब होते चला जा रहा है। अब वन हेल्थ का मतलब क्या है, जब कोविड-19 आया उसके बाद दुनिया को लगा कि आदमी का हेल्थ ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आदमी का हेल्थ, इन्वायरमेंट का हेल्थ, वाइल्ड एनिमल का हेल्थ सब इंटीग्रेटेड है। किसी का भी हेल्थ ख़राब हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट सबको पड़ता है। देखा नहीं क्या हुआ कोविड में, यदि ठीक से इन लोग को संरक्षण मिलता, जंगल मिलता, तो वो क्यों आता हमारे ह्यूमन बींग के बीच में। तो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ उसके बाद, हालांकि उससे पहले भी स्टार्ट हुआ, हमने 2017 में भी कुछ काम किया है, वहाँ पे भी वन हेल्थ का बात था। बट कोविड के बाद वन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ही काम होना शुरू हुआ है। तो ये समझते हैं, इट इज़ अ नाउ हार्डर टू ट्रीट सर्टन इन्फेक्शंस। अब बहुत मुश्किल हो गया, कई इन्फेक्शंस ऐसे हो जाते हैं जो उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ड्रग्स से भी। और इसका कारण क्या है कि ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, ओवर यूज़ ऑफ एंटी फंगल या ओवर यूज़ ऑफ एंटी प्रोटोजुआ। तो ज़्यादा दवाई खाना सही नहीं है, एंटीबायोटिक सब खाना सही चीज़ नहीं है। देखो, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडीज हैज़ मेड इट हार्डर टू ट्रीट इन्फेक्शन सच एज निमोनिया। अब देखो इतना दिक्कत हो गया कि निमोनिया हो गया या ट्यूबरक्लोसिस हो गया या ब्लड पॉइजनिंग हो गया या बहुत सारे फूड बॉर्न डिजीज हो गया,
इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी माइक्रोब्स की वजह से जो अटैक हो रहा है और बाहर से दवाई जो ले रहे हैं, ठीक एंटी वाला दवाई ले रहे हैं, तो वो काम करना बंद हो गया। काम करना इसलिए बंद हो गया स्टूडेंट क्योंकि वो रेजिस्टेंट मिल गया उसको, इतना ज़्यादा वो खा लिया गया है ना दवाई कि रेजिस्टेंट हो गया, बाहर से कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है। समझ गए? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से क्या ह्यूज कॉस्ट लगता है। अब देखो एक पेशेंट को एक इन्फेक्शन हुआ लेट से पैर में, अब वो एंटीबायोटिक खा रहा है बट एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रहा है, तो वो एक छोटा सा घाव भी उसको आईसीयू रूम में बैठा सकता है, ट्रीटमेंट लंबा लंबा लग सकता है। बताए थे ना उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो वही बोला कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से ह्यूज कॉस्ट बढ़ते चला जा रहा है पेशेंट का। क्यों? लंबा हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है ना, रिकवरी बहुत लेट हो रहा है, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो जा रहे हैं, मेजर सर्जरी करना पड़ रहा है, केमोथेरेपी करना पड़ रहा है रिस्क पे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये सब चीज़ हो रहा है स्टूडेंट। और देखो मैनी टाइम्स पेशेंट्स क्या है, एडवांस मेडिकल प्रोसीजर से वो रिकवर हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ऐसा स्थिति आ रहा है कि अनट्रीटेबल इन्फेक्शंस, यानी कि छोटा छोटा इन्फेक्शन जो कि अनट्रीटेबल बन गया, जो कि इजीली पहले एंटीबायोटिक से है ना वो ठीक हो जाता था, अब वो ठीक नहीं हो पा रहा है। तो ये भी मैटर ऑफ कंसर्न है। 2019 का आंकड़ा है स्टूडेंट, इसमें बताया गया कि लगभग कह सकते हो कि 50 लाख 4.95 मतलब 50 लाख ह्यूमन डेथ हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ AMR, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। और आने वाले समय में एक आकलन किया गया था कि आने वाले समय में ये आंकड़ा 2050 तक ना 1 करोड़ का आंकड़ा बनने वाला है, इतना ज़्यादा होने वाला है। और स्पेशली जो पहला लाइन ऑफ एंटीबायोटिक ठीक काम करता है, बट सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन तो वो तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, ठीक है। 3 होता है, तीन टाइप के ड्रग्स होते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स, सेकेंड लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड थर्ड लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स। जो सेकेंड और थर्ड लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स मतलब एंटी माइक्रोबियल है वो बर्बाद हो गया। तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या मैटर है ये? एंटीबायोटिक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कहने का मतलब ये है। अब एंटीबायोटिक खाओगे तो कई बच्चे लोग नए हो, तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा। एंटीबायोटिक खाओगे तो क्या होगा कि बॉडी में जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्ट करना शुरू कर देगा। जब वो रेजिस्ट करना शुरू कर देगा तो वो दवाई उसके लिए पानी हो जाएगा, कोई काम का नहीं है। इसलिए एंटीबायोटिक जितना कम हो उतना कम खाना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे तो सर दर्द भी हुआ तो एंटीबायोटिक दे देता है तुम लोग को, तो एंटीबायोटिक को जितना अवॉइड करो उतना अच्छी बात है। पढ़ी थी ना बायोटेक्नोलॉजी में। हाँ, आगे देखो तो इसी चीज़ को लेके ना अभी रिसेंट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है तुम्हारा AMR के ऊपर, वही मस्कट का, ओमान का। तो 3rd ग्लोबल हाई लेवल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था इस चीज़ को लेके अभी नवंबर 2022 में, जहाँ पे 30 कंट्री आए थे और अपना AMR को लेके आए थे कि हम ये सब कम करना चाहेंगे। और उसमें पॉलिटिकल कमिटमेंट था कि हम इस तरह हम वन हेल्थ एक्शंस पे काम करेंगे। वही वन हेल्थ समझ रहे हो ना, कि केवल इंसान का ही नहीं, इन्वायरमेंट का हेल्थ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, एनिमल का हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, सबको इंटीग्रेट करके चलेंगे, है ना। इसमें ये भी बोला गया कि जो केवल हम AMR ह्यूमन बींग तक का ही बात नहीं है, एनिमल्स तक का भी, इन्वायरमेंट हेल्थ का भी, फूड सिक्योरिटी का भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी, इकोनॉमिक ग्रोथ का, सब पूरा इंटर रिलेटेड है। तो हमें हर जगह ही काम करना होगा। आगे देखो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलपमेंट इन रिसेंट डिकेड्स, अभी क्या क्या हुआ है तो इसमें तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि जैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तुम्हारा जब फंगी डेवलप कर लिया एंटी फंगल रेजिस्टेंस तो हो गया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। यदि वायरस डेवलप कर लिया एंटी वायरल रेजिस्टेंस तो हो गया। यदि बैक्टीरिया डेवलप कर लिया एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस तो हो गया तुम्हारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्योंकि माइक्रोबियल का मतलब कुछ भी हो सकता है, फंगी भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, करेक्ट, वायरस भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, एंड सो ऑन। एग्जाम्पल देखो, रिसेंट एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे सिगेला बैक्टीरिया या हेलीकॉप्टर पोलोरम जो चिकन में पाया जाता है, या फंगस तुम्हारा जो कैनिडा ऑरिस जो कि हॉस्पिटल के आसपास पाया जाता है, ये जो तुम्हारा जो कैनिडा ऑरिस ये फंगस है, ये इतना खतरनाक है, ये हॉस्पिटल के आसपास हो रहा है। हॉस्पिटल का जो भी वेस्ट है ना, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट, सब सिरिंज वगैरह सब फेंक दिया आता है, इसके वजह से इस तरह का फंगस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो रहा है। और इतना खतरनाक फंगस है कि किसी को लग गया ना और इसके अगेंस्ट तुम दवाई खा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है। तो इतना जानलेवा है। जैसे कि मान लो कि तुम्हारा एक पैर कट गया यहाँ पे, ठीक है, कट गया तो आराम से एंटीबायोटिक देके ठीक हो जाता है कि इन्फेक्शन वो कंट्रोल हो जाए। बट जब वो ड्रग्स तुम ले रहे हो एंटीबायोटिक, वो काम ही नहीं कर रहा तो वही छोटा इन्फेक्शन कितना बड़ा बन जाएगा। हो सकता है कि आईसीयू रूम में तुमको लंबा समय तक रहना पड़े। तो बहुत ही खतरनाक है ये। तो सिगेला बैक्टीरिया है जी, ये हेलीबैक्टर प्लोरम, ये भी बैक्टीरिया जो चिकन में पाया जाता है,
और फंगस तुम्हारा कैंडिडा ऑडिस जो कि हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में मिलता है, ये चीज़ ये इतना खतरनाक हो चुका है कि कितना भी इसको तुम ड्रग्स दो यानी कि दवाई दो तो फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा है। एग्जाम्पल देखो, सिप्रोफ्लेक्सिन एक एंटीबायोटिक है तुम्हारा, ये एक्चुअली यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए दिया जाता है। बट देखो इसका जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी है कितना बढ़ गया, 8% से लेकर 92% तक बढ़ा है। बात समझे, बहुत बड़ी बात है ये, इतना रेजिस्टेंस बढ़ चुका है। और दूसरा देखो, दूसरा निमोनिया से रिलेटेड तुम्हारा क्या है कि यदि तुम दवाई देते हो तो उसका 4 से लेकर 79% तक बढ़ गया, यानी कि 80% चांस है कि उसको रजिस्ट कर लेगा वो। बात समझे, तो यानी कि ड्रग्स बेकार हो जाएगा आपका, जो बाहर से आप दे रहे हो ड्रग्स ठीक करने के लिए वो सब बेकार हो जाएगा। अभी देखो ये जो टीबी से रिलेटेड जो है, टीबी भी तो यही हाल हो गया, टीबी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो चुका है। कितना भी तुम ड्रग्स दे रहे हो टीबी ठीक ही नहीं हो रहा है। क्यों? टीबी पूरी तरीके से क्या कर रहा है वो कि जो भी दवाई खा रहे हो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और देखो पेशेंट क्या है तुम्हारा, चांस 60% चांसेस ऑफ रिकवरी, यानी कि 60% से भी कम चांस है उसका रिकवरी का। जैसे दवाई दे रहे हैं तो 100% चांस होना चाहिए ना, ओनली 60% या लेस देन 60% रिकवरी का चांस। तो इसलिए WHO ने कुछ साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और वहाँ पे बताया था कि देखो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, ये मैटर ऑफ कंसर्न है। यदि ये जितना बढ़ते चला जाएगा ह्यूमन हेल्थ उतना बर्बाद होते चला जाएगा, इसलिए हर कंट्री को काम करना चाहिए। तो उसी के स्वरूप ये मस्कट मिनिस्ट्रियल हुआ है कॉन्फ्रेंस ओमान में, समझ गए, जहाँ पे 30 कंट्रीज पार्टिसिपेट किया था। WHO ने कहा कि एक ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलेंस सिस्टम होना, जिसको ग्लास कहा जाता है। ग्लास में क्या हर कंट्री से कितना हो रहा है, कितना दवाई पे कितना रेजिस्टेंस हो रहा है, वो सब डेटा वहाँ पे भेजा जाएगा और वो WHO मेंटेन करेगा। तो इंडिया ने भी इस बार प्रॉमिस किया कि जो भी यहाँ पे अपडेट वगैरह होगा हम ये डेटा सब आपको भेजेंगे और आप उसको अच्छे सर्विलेंस में रख लेना। तो यहाँ पे देखो वन मेजर रीजन, सबसे बड़ा कारण क्या है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होना कि ओवर यूज़ करना। कोई भी बात हुआ एंटीबायोटिक्स खा लिए, कोई भी चीज़ हुआ एंटी फंगस खा लिए, तो ओवर यूज़ करना या अंडर यूज़ करना भी दिक्कत है। अब तुमको एंटीबायोटिक बोला गया कि 10 दिन खाने के लिए, तुम 2 ही दिन में ठीक हो गया तो तुम 8 दिन का छोड़ देगा, तो प्रॉब्लम है। जितना डॉक्टर जितना दिन प्रिस्क्राइब किया उतना दिन खाना चाहिए। या तो बहुत ज़्यादा खाने से भी हो सकता है या बहुत कम खाने से भी हो सकता है, या फिर अनरेगुलेटेड यूज़, अपना एंटीबायोटिक किसी दूसरे को दे दिए, तो इस तरह भी गलत हो सकता है। और जैसे RMP डॉक्टर्स है, जो छोटे छोटे डॉक्टर्स होते हैं ना, जैसे गांव सब में डॉक्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर होते हैं, वो तो कॉमन कोल्ड के लिए भी एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। और दूसरी बात है कि एंटीबायोटिक्स का गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है ह्यूमन्स में, एनिमल्स में, फिशरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। इंडिया में देखो, इंडिया में तो कोई कंट्रोल ही नहीं है फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर कि वो अपना जो भी डिस्चार्ज होता है, जो भी गंदगी होता है वो पानी में बहा देता है। पानी में बहा देगा तो फिर तो आदमी ह्यूमन चेन में आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि जानते हो कि सब सिस्टम जुड़ा हुआ है। पानी में बहाएगा तो फिर फिशरी सिस्टम, फिशरी से फिर ह्यूमन बीइंग में आएगा, फिर सर्कुलेट होते रहेगा। तो इंडिया में इस चीज़ को लेकर कंसर्न ही नहीं है कि फार्मास्यूटिकल एफ्लुएंट्स वो इस तरह डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए रिवर सिस्टम में। देखो इंडिया ने, ऐसा नहीं कि इंडिया ने नहीं लाया, इंडिया ने 2017 में लाया था। इंडिया का जो प्लान है AMR का 2017 में आया है, जहाँ पे वन हेल्थ अप्रोच पे बात किया गया है, बट काम उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। इसमें बोला गया था हम अवेयरनेस फैलाएंगे, सर्वेलेंस मेजर्स करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे प्राइवेट सेक्टर से, इन्फेक्शन कंट्रोल पे हम काम करेंगे, बट उतना काम नहीं हुआ। 2012, इससे पहले 2012 में चेन्नई डिक्लेरेशन भी हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन आए थे कि AMR से कैसे लड़ना है, एक रोड मैप तैयारी किया गया था, समझ गए। जुलाई 2019 में देखो ये कोलेस्टिन पूरी तरीके से बैन किया गया। ये कोलेस्टिन तुम्हारा पोल्ट्री, एक्वा फार्मिंग और एनिमल फीड्स में दिया जाता था कि ग्रोथ प्रोमोटर के रूप में काम करता था। बट ये ग्रोथ प्रोमोटर क्या है, अब ये खाएगा तो क्या होगा कि फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाएगा चिकन। अब चिकन जब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाएगा तो फिर चिकन को आदमी खाएगा, तो आदमी जब खाएगा तो चला गया ना अंदर, तो फिर वो शरीर में अंदर आ गया, तो फिर बाहर से तुम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मतलब कोई दवाई दे रहे हो, एंटी दवाई दे रहे हो, तो पहले ही तुम्हारा रजिस्ट कर चुका है बॉडी में, तो कोई वो दवाई फिर जीरो हो जाएगा। तो इसलिए 2019 में मैटर को समझा गया और कोलेस्टिन जो तुम्हारा ग्रोथ प्रोमोटर के रूप में जो यूज़ किया जा रहा था, ठीक है, एंटीबायोटिक सब, वो चीज़ को बैन कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। आगे देखो, दूसरी बात है कि एक नया एंटीबायोटिक बनने में ना, तो हम पिछले बार बताए थे ना तुम लोग को कि एंटीबायोटिक पे कोई ध्यान नहीं देना चाहता। कारण क्या है कि एंटीबायोटिक बहुत ही पैसा लगता है, और एंटीबायोटिक कितना 2 दिन तक के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए देता है। जो लंबा मेडिकेशन होता है, जैसे मान लो HIV/AIDS से कोई ग्रसित है, TB से ग्रसित है, तो वो लोगों के लिए दवाई बहुत लंबा बनता है। एंटीबायोटिक झुटपुटिया चीज़ है, 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए दिया जाता है, इसलिए इस पर कोई रिसर्च नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पे देखो, यदि एक एंटीबायोटिक तुमको डिजाइन करना है, बनाना है, तो तुमको 10 से लेकर 12 साल लग सकता है और 1 बिलियन का खर्चा है। तो कोई बहुत कम कंपनी है, ऐसे फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि इसके ऊपर खर्च करना चाहेगा।
तो ये भी प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से तुम्हारा न्यू एंटीबायोटिक नहीं आ पा रहा है। बात समझ गया ना। जैसे कि एक तुम्हारा स्ट्रोपेटोसाइलिन है तुम्हारा, जो एग्रीकल्चर में ये भी एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है ना। इसलिए यूज़ किया जाता है कि तुम्हारा प्लांट हेल्दी दिखे, फ्रेश दिखे, मगर इसकी वजह से नुकसान हो जाता है, समझे। इसमें क्या है कि 2 एंटीबायोटिक का मिक्सचर है, और ये अब बताओ इसको अप्रूवल करने के लिए केवल तुम सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी से तुम परमिशन लेते हो। अरे भाई, ये तो हेल्थ मिनिस्ट्री का कंसर्न होना चाहिए। इतना खतरनाक एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जा रहा है एग्रीकल्चर में, किसका परमिशन लेके? सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड का परमिशन लेके। अरे भाई, उसका काम तो इंसेक्टिसाइड को यूज़ करना है कि नहीं करना वो बताना चाहिए। एंटीबायोटिक भी उसी को दे दिया गया है, एंटीबायोटिक को भी रेगुलेशन करने के लिए उसी को दे दिया गया है। तो पूरी तरीके से ये तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर होना चाहिए था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से सवाल पूछना चाहिए था ना कि हम एग्रीकल्चर में यूज़ करें कि नहीं करें, बट ये तुम्हारा इंसेक्टिसाइड बोर्ड के अंदर है ये। तो ये भी बहुत अपने आप में गवर्नेंस लकुना है कि क्यों दिया गया उसको। बात समझ गए ना। और दूसरी बात है कि वही लिखा गया 15 नंबर, देखो कि एंटीबायोटिक जो प्लांट में यूज़ किया था वो ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर नहीं आता है। यदि ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर आता है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आ जाता है। मतलब दुर्भाग्य की बात है कि उसके अंदर नहीं है, इसलिए धड़ल्ले से यूज हो रहा है एग्रीकल्चर फिशरी सेक्टर में। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो 3 हेल्थ टारगेट्स, जो मस्कट कॉन्फ्रेंस हुआ था यहाँ पे 3 चीज़ उमड़ के आया है यहाँ से। पहला क्या है कि एग्री फूड सिस्टम में 30 से लेकर 50% घटाएंगे 2030 तक। जितना भी एंटीबायोटिक्स अभी 100 यूनिट यूज़ हो रहा है, तो बाद में जाके हम उसको 30 से लेकर 50% तक रिड्यूस करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे कि एनिमल्स और फूड में यूज़ ना हो, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि एलिमिनेट यूज इन एनिमल्स एंड फूड एंड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक दैट आर मेडिकली इंपॉर्टेंट फॉर, और वही चीज़ होगा एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेंगे जो ह्यूमन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। और 2030 तक कोशिश किया जाए कि 60% जो ओवरऑल एंटीबायोटिक जो कंजम्पशन हो रहा था ह्यूमन बींग में उसको घटाने का प्रयास करें। यानी कि जो 100% है तो उसको घटा के 60% तक लाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टू मच एंटीबायोटिक इज़ नॉट गुड, बॉडी के लिए अच्छी बात नहीं थी। ये 3 चीज़ निकल के आया है। मैं पहले बता देता हूँ कि एग्री फूड सिस्टम यानी कि एग्रीकल्चर में 30 से लेकर 50% घटाएंगे 2030 तक। दूसरी बात है कि एनिमल्स और फूड में यूज़ नहीं करेंगे। और तीसरी बात है कि हम क्या करेंगे कि हाँ, एटलीस्ट 60% जो ओवरऑल एंटीबायोटिक जो यूज़ होगा वो तुम्हारा WHO का जो ग्लोबल वाला जो था ना अभी ग्लोबल प्रोग्राम, वहाँ से लेंगे, ठीक है। अभी बताए थे ना कि WHO का अपना सर्वेलेंस होगा, ग्लास करके होगा, ग्लास से लिया जाएगा। वो ग्लास से इसलिए क्योंकि ग्लास क्या करेगा, उसको पूरा उस पर रिसर्च करेगा, तब जाकर उस पर यूज़ करेगा 60%, क्योंकि वहाँ से यदि ओके बोल दिया इसका मतलब वो यूज़ करना सही है। तो 60% तक हमें वहाँ से यूज़ करना होगा, ऐसा मस्कट कॉन्फ्रेंस से निकल के आया। देखो भारत ने क्या प्रॉमिस किया, भारत ने बोला कि ठीक है हम अपने सर्वेलेंस को प्रमोट करेंगे, हम कोशिश करेंगे नया नया ड्रग्स का रिसर्च हो। उतना ही नहीं, इसने बोला कि हम प्राइवेट सेक्टर इंगेजमेंट भी करवाएंगे, प्राइवेट सेक्टर को भी बुलाएंगे, और जितना भी डेटा होगा वो सब चीज़ हम ग्लास को भेजेंगे, क्योंकि ग्लास ऊपर वेरीफाई करेगा, उसके बाद फिर वो डेटा देगा, उस हिसाब से हम यूज़ करेंगे। और ऐसे भी बोला गया कि आने वाले समय में 60% जो एंटीबायोटिक यूज़ होगा वो ग्लास के हिसाब से यूज़ होगा। बात समझ में आ गया ना। 2 इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो मस्कट कॉन्फ्रेंस से आया है, एक फर्स्ट वन हेल्थ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हेल्थ कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, इसमें यही बोला गया कि नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए कि 1 हेल्थ अप्रोच के हिसाब से चले। 1 हेल्थ मतलब क्या है कि प्लांट अलग हेल्थ नहीं है, एनिमल अलग हेल्थ नहीं है, सब इंटीग्रेटेड है। तो एक किसी का हेल्थ खराब होता है तो दूसरा पे ह्यूमन पे पड़ेगा ही पड़ेगा, तो सबको एक तरह चलना होगा। इसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर है, चाहे ह्यूमन बींग हो, चाहे टेरिटोरियल एक्वेटिक एनिमल्स, प्लांट हेल्थ, फूड, सबको लेके चलेंगे, तब जाकर 1 हेल्थ वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो पाएगा। इसमें कोशिश किया जाएगा प्रिवेंट करने का, प्रिडिक्ट करने का और डिटेक्ट करने का क्या क्या हेल्थ क्राइसिस हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ AMR, ठीक है। और इसमें कोशिश किया जाए कि जो एंटीबायोटिक कंजम्पशन हो रहा है उस पर मॉनिटर किया जाए, कितना एंटीबायोटिक्स यूज़ करना है एंड सो ऑन। यहाँ पे देखो कंसंट्रेट ऑन, फर्स्ट समझ गए ना, फर्स्ट क्या है तुम्हारा 1 हेल्थ कॉन्सेप्ट पे काम करना है, दूसरा क्या है एग्री फूड पे काम करना है। एग्री, क्योंकि जानते हो कि हो क्या रहा है कि एग्रीकल्चर में धड़ल्ले से यूज़ कर रहा है एंटीबायोटिक्स एज अ ग्रोथ प्रोमोटर के रूप में या वेजिटेबल को फ्रेश रखने के लिए, तो वहाँ पे भी पूरी तरीके से निगरानी होना चाहिए। एग्री फूड सिस्टम में भी एंटीमाइक्रोबियल का यूज़ कम करना है। साइंटिफिक एविडेंस ये है कि जितना लेस एंटीमाइक्रोबियल हो उतना ही तुम्हारा क्या है कि ड्रग रेजिस्टेंस कम होने का चांसेस रहता है, समझे ना। ड्रग रेजिस्टेंस सही बात है, ये तो बहुत जेन्युइन बात है। जितना कम एंटीबायोटिक्स यूज़ करोगे उतना ही तुम्हारा ड्रग रेजिस्टेंस उतना ही वो कम होगा उसके अंदर। जैसे कंट्री देखो नीदरलैंड हो गया, थाईलैंड हो गया, वो तो बोल रहा है कि 50% तक अपना वो रिड्यूस कर चुका है, देखो ये सब कंट्रीज सब। चाइना भी देखो, चाइना भी अपना एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहा था बहुत घटा दिया है। इतना ही नहीं, बहुत सारे कंट्री ने देखो लगभग तुम्हारा बहुत मैक्सिमम कंट्री ने लास्ट डिकेड में बहुत कम किया है। यानी कि जो
एंटीबायोटिक जो एनिमल में दिया जाता था ग्रोथ प्रोमोटर के रूप में, वो भी बहुत कम किया है लास्ट डिकेड में। तो बिल्कुल बाकी कंट्री से हम सीख ही सकते हैं स्टूडेंट। तो क्या करना जरूरी है, देखो सबसे ज़रूरी है कि हम WHO का जो ग्लास प्लेटफॉर्म है उससे हम जुड़े, वहाँ से डेटा को यूज़ करें। रेगुलेटरी और पॉलिसी एक्शंस होने चाहिए ताकि एंटीबायोटिक पे काम हो, एंटीबायोटिक को कम यूज़ किया जाए, है ना। कोई भी एंटीबायोटिक्स हम ग्रोथ प्रोमोटर के रूप में यूज़ ना करें एनिमल्स में। गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ताकि नया एंटीबायोटिक बने, क्योंकि नया एंटीबायोटिक बनने में 1 बिलियन पैसा लगता है, बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए उस पर रिसर्च, जितना रिसर्च होगा उतना ही कम्पिटेटिव लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। और कुछ कुछ वैक्सीन्स बनने चाहिए, तब जाके तुम्हारा AMR और AMR से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है ह्यूमन्स में एनिमल्स में, तो वैक्सीनेट करके वो ख़त्म किया जा सके। और स्पेशली टीबी और ड्रग रेजिस्टेंस, जो टीबी है जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, यानी कि बहुत सारा दवाई खाने के बाद भी ठीक नहीं होता है, तो उस पर भी पूरी तरीके से फोकस करना चाहिए कि कैसे एंटीबायोटिक्स यहाँ पे कम किया जाए। दैट्स इट। समझ में आ गया ना स्टूडेंट? ये पहला तुम्हारा एडिटोरियल हो गया। आगे देखो, विशाखा गाइडलाइंस एक्ट 2013 एक्ट स्टिल सेक्सुअल हरासमेंट कंटिन्यूस। देखो GS पेपर 2 है सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्कीम मैकेनिज्म लॉज इंस्टीट्यूशन बॉडीज कंस्टिट्यूट फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ देयर वल्नरेबल सेक्शंस। ये 21 फरवरी को आया था हिंदू पेपर में। देखो अब इसका मामला क्या जानते हो ना, कि रेसलर लोग गए थे दिल्ली में, धरना दे रहे थे बहुत दिन से। अब देखो हो क्या रहा है कि बात तो करते हैं जेंडर एम्पावरमेंट का बात करते हैं, महिला और पुरुष सब बराबर है, मगर होता क्या है कि सेक्सुअल एब्यूजमेंट हो जाता है लोग का। अब इसलिए देखो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो पावर जारी करके विशाखा गाइडलाइंस बनाया था, उसको बाद में पार्लियामेंट ने मान्यता देते हुए 2013 का एक्ट बना दिया था। सही बात है ना। 2013 का एक्ट में ये बताया गया था कि कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट हो वर्क प्लेस में, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, वहाँ पे कमेटी बना रहेगा, ठीक है, इंटरनल कमेटी जिसको बोलते हैं। बट लोगों को पता नहीं कि इंटरनल कमेटी क्या होता है, और इनफैक्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए प्रावधान है, पर पता ये लोग पता ही नहीं चलता है। इसलिए रेसलर लोग के साथ गलत चीज़ हुआ है, गर्ल्स लोग के साथ, इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो फिर ये बात पे आ गया कि आखिर ये विशाखा गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है और इसके ऊपर जो 2013 में एक्ट बना वो कर क्या रहा है। यदि वो इतना स्ट्रांग होता तो ये रेसलर के साथ ऐसा होता ही नहीं, तो इसलिए मैटर आ गया है। समझ गए ना। तो देखो यहाँ पे देखो, सम ऑफ द इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन जो रेसलिंग थे वो बोले हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट फेस किए हैं ये लोग, ठीक है। तो इसलिए धरना प्रदर्शन हो गया कैपिटल में दिल्ली में। और इससे दिखता है कि जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी था, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का मतलब जो 2013 का जो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था इस कमेटी को, कि कोई भी दिक्कत होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का अपना ही आदमी देख लेगा, और इसका जो पावर होगा वो सिविल कोर्ट के बराबर पावर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी था ये, एक्चुअल में बनाया गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कैपिटल में धरना दे रहे हैं, इसका मतलब ये लोग इंटरनल कंप्लेंट कमेटी से रूबरू नहीं हुए, नहीं जानते होंगे, तभी तो कर रहे होंगे ना, या फिर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ठीक से बना ही नहीं होगा, यही तो हो सकता है। रेसलर को पता ही नहीं है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी भी होता है। अब जब मामला देखते हुए जब तूल पकड़ लिया, इतना नेशनल न्यूज़ वाला चला गया, सोशल मीडिया चला गया, तो इस चीज़ को लेके जो इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि ठीक है एक कमेटी बनाते हैं जिसमें पहले वाले ओलंपिक मेडल वाले होल्डर वाले जो रहेंगे उसमें भी रहेंगे, और देखेंगे कि जिसके ऊपर आरोप लगा है वो सही है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे समझो कि जब 2013 में एक्ट बनाया गया सेक्सुअल हरासमेंट का, तो उस समय इंडियन पेनल कोड में कुछ सेक्शन भी जोड़ा गया था, सेक्शन 554A भी जोड़ा गया था। एट द सेम टाइम तुम्हारा सेक्शन 509 भी जोड़ा गया था। 509 किस लिए जोड़ा गया था कि मान लो गर्ल के साथ कोई मोडेस्टी वाला हो, यानी कि गर्ल का कोई इंसल्ट हो, तो उस समय भी तुम्हारा वो किया जा सकता है। आई मीन गर्ल के साथ गलत नहीं होना चाहिए, मोडेस्टी वगैरह नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो इसके लिए उस समय 2013 में ये सब चीज़ हुआ था। आगे देखो, तो अब थोड़ा पीरियडिक लेबर सर्वे देखते हैं। पीरियडिक लेबर सर्वे का मतलब क्या है कि कितना कितना महिला कितना कितना पुरुष पार्टिसिपेट कर रहे हैं जॉब में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है उसमें दिखाया गया कि कहाँ पहले 17.5% था 2017-18 में, और उभर के 25% हो गया 2020 और 21 में। मैं बहुत सारा अभी बोलना नहीं चाहिए मुझे, मगर मैंने बहुत पढ़ाया है कि बहुत सारा दूसरा भी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में 20% तक ही कहा गया। ये भारत सरकार का है तो ज़्यादा रिलाई करोगे इस पर। इसमें देखो ह्यूमन पार्टिसिपेशन तो बढ़ा है तुम्हारा, महिला का ह्यूमन पार्टिसिपेशन बढ़ा है ना, कहाँ 17% था, अभी तुम्हारा 25% बढ़ा है, अच्छी बात है। मैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो करोगे तो पॉपुलेशन पूरा है वर्कर, उसमें देखो 16 से लेकर तुम्हारा 24% बढ़ा है। मैं उसमें भी देखो तो महिला लोग बहुत कम है एज कम्पेयर टू मैन, है ना। पुरुष का तो 55% है, अब मगर जो महिला है वो केवल तुम्हारा 25% है। पुरुष कहाँ 55 से लेकर 60% है, और महिला केवल तुम्हारा 25% है। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा तुम लोगों को महिला का वर्कफोर्स कितना पार्टिसिपेशन कम है।
यानी कि जो महिला लोग काम करती है वो बहुत कम करती है। 100 महिला है तो उसमें केवल 25 महिला ही काम कर रही है, समझे, इसका मतलब ये हुआ। अब इसमें देखो एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि चूंकि महिला लोग के साथ गलत हो जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट हो जाता है केसेस वर्क प्लेस में, तो इसलिए ये भी एक प्रमुख रीज़न है जिसकी वजह से महिला लोग जॉब ज्वाइन नहीं करना चाहती है, समझ गए। तो ये लिखा गया देखो कि चूंकि जानते हो कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या है कि कितना % तुम्हारा लेबर फोर्स में है, ठीक है, चाहे वो एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयमेंट हो या सीकिंग एम्प्लॉयमेंट हो। तो क्योंकि वहाँ पे एक ढंग का सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, ठीक है, स्टीरियोटाइप है तुम्हारा एक मैन और वुमेन में जो सोसाइटी में अभी भी एग्जिस्ट करता है, यही रीज़न है जिसकी वजह से महिलाओं का उतना पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है, और एक सेक्सुअल हरासमेंट है जिसकी वजह से ये लोग ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, समझ गए ना। अब देखते हैं नेचर, देखो बहुत अच्छा, ये तुम लोगों को बहुत कुछ सिखा देगा। देखो नेचर वर्सेस नर्चर, अब कितना, एक तो जीन हो गया XX क्रोमोजोम XY क्रोमोजोम, जिसके हिसाब से लड़का होता है लड़की होता है, तुम लोग जानते हो, ठीक है। ये तो एक सामान्य बात, एक लड़का को भी तुम लड़की की तरह ट्रीट कर सकते हो, एक लड़की को भी तुम लड़का की तरह ट्रीट कर सकते हो, ये डिपेंड करता है तुम्हारा नर्चरिंग कैसा है। यदि घर में पढ़ा लिखा आदमी है, घर में अच्छा संस्कार है, तो एक लड़की को कभी लड़की फील होने नहीं देगा, सही बात है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो दोनों जेनेटिक्स हो या इन्वायरमेंट हो, दोनों ही असर पड़ता है इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को लेके, है। जीन डिसाइड करता है कि क्या होगा पर्सनैलिटी बर्थ पे, यानी गर्ल होगा कि बॉय होगा, बट जो सोशल कंडीशनिंग है, जो इन्वायरमेंट है, वो डिसाइड करता है कि तुम्हारा अर्ली स्कूल, हाँ, इन्वायरमेंट जो है तुम्हारा फैमिली का, अर्ली स्कूलिंग का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर है। यानी कि जीन इम्पॉर्टेंट नहीं है, गर्ल और बॉय होना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि किस कंडीशन में उसका परवरिश हो रहा है, नर्चरिंग हो रहा है। बात समझ, जैसे एग्जाम्पल देखो, अनलेस जब तक दोनों ही पेरेंट्स रेस्पेक्ट करें ईच अदर को और ट्रीट करें गर्ल को और बॉय को सेम, तो फिर क्या दिक्कत है, इनइक्वलिटी वाला चीज़ तो अपने आप खत्म हो जाएगा। और यदि ऐसा ना हो, गर्ल को अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, बॉय को अलग तरीके से ट्रीट किया जाए, तो टेंडेंसी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्रिमिनल टेंडेंसी तो मैन में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो शुरू से देखते आ रहा है कि गर्ल छोटा दर्जे का है, शुरू से देखते आ रहा है। तो देखो इसलिए लिखा गया है कि जब तक बोथ पेरेंट्स रेस्पेक्ट ईच अदर एंड ट्रीट देयर गर्ल एंड बॉय ऑन पार इन ऑल रेस्पेक्ट, दे ग्रो अप लर्निंग दिस इनइक्वलिटी। यदि नहीं करेगा तो बच्चा लोग जो परवरिश होगा वो इनइक्वलिटी देखते आ रहा है। जब वो देखते आ रहा है तो हो सकता है कि आने वाले समय में मैन में क्रिमिनल टेंडेंसी आ जाएगी, गर्ल तो हमेशा छोटी होती है, इसके ऊपर हम कोई भी क्राइम कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो कि उसके घर में गर्ल्स के साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, सोसाइटी में भी गर्ल्स को भी बहुत ज़्यादा ही माना जा रहा है, तो वो डरेगा लड़का, वो लड़का को लगेगा कि सेम है। अब देखो ना, यही रीजन की वजह से नॉर्थ ईस्ट में गर्ल्स के अगेंस्ट कितना कम क्राइम होता है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम क्राइम होता है गर्ल्स के अगेंस्ट। क्या रीज़न है? परवरिश उतना बेहतरीन है। और यहीं पे हम देख लेते हैं, यदि दिल्ली देख लो, बिहार से भी खतरनाक दिल्ली है, दिल्ली में कितना क्राइम होता है गर्ल के अगेंस्ट। ये प्रॉब्लम है। देखो जब तक माइंड सेट चेंज नहीं होगा, लड़का और लड़की को इक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा अर्ली स्टेज में, तब तक तुम्हारा ये स्टीरियोटाइप रहेगा ही रहेगा कि गर्ल अलग होती है, बॉय अलग होती है। और बात यदि एक बार रह गया ना तो बाद में चेंज करना बहुत मुश्किल है। बात समझ में आ गया? तो बचपन से ही नर्चरिंग इन्वायरमेंट ही बेटर होना चाहिए। कितना बढ़िया तुम लोग को एथिक्स का ज्ञान दे के वो कितना बढ़िया बताया गया। देखो तो उसका देखो, अब चलो अब इस पे आते हैं हम लोग। जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है वो अभी भी देखो, उसके लिए जो भी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया गया वो अभी भी डायफंक्शनल है, ठीक काम नहीं कर रहा। ये अलग बात है कि तुमने सेक्सुअल हरासमेंट का एक्ट ला दिया 2013 में, उसमें इंटरनल कमेटी भी बैठा दिया, तो उसके बाद भी लोगों को पता नहीं। यदि रेसलर को पता होता तो रेसलर जाता ना इंटरनल कमेटी के पास, मगर बेचारा रेसलर को भी पता नहीं है। देखो यहाँ पे दिक्कत हो कि सबसे ज़्यादा महिला कहाँ पे सुरक्षित नहीं है। देखो एज अ लेबरर हरासमेंट हो जाता है डोमेस्टिक वर्कर के रूप में, है ना, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रही है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रही है, छोटे छोटे वेंडर मार्केट्स में काम कर रही है, रेसिडेंट कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे डोमेस्टिक मेड के रूप में काम करने जा रही है दूसरे घर, एग्रीकल्चर फील्ड में या छोटे छोटे फैक्ट्रीज में, यहाँ ज़्यादा महिला का शोषण होता है। बात समझे? ये देखो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दिया गया था इसके द्वारा, वुमेन राइट्स ग्रुप्स इन बनवाड़ी देवी। यही बनवाड़ी देवी के साथ बहुत गलत काम हुआ था, गैंग रेप हुआ था इनका, राजस्थान का मामला है। तो ये जो PIL जानते हो, PIL बताए थे ना कि किसी के साथ अत्याचार हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में PIL कर सकते हो। तो जब PIL दिया था इस ऑर्गेनाइजेशन ने, ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का दिमाग खराब हो गया था कि राजस्थान कर क्या रहा है अभी तक, इंडिया क्यों नहीं ला रहा है अभी तक, इतना कुछ हो रहा है। तो 100 मोटो जारी करके तुम्हारा वीज़ा का गाइडलाइंस दिया था उस समय 1997 में। देखो सुप्रीम कोर्ट इतना अच्छा काम किया था, तब बाद में जाके तुम्हारा ये चीज़ 2013 एक्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो वीज़ा का गाइडलाइंस में 3 चीज़ बताया गया था। देखो कि प्रोविज़न, प्रिवेंशन एंड रिसल, पहले तो रोकना होगा, है ना, यानी कि ये सब चीज़ मत करो,
प्रिवेंट करना होगा, और यदि कोई हो गया तो किस तरह ग्रीवांसेस होगा। ये 3 चीज़ के बारे में बात किया गया था, बट बाद में पार्लियामेंट को भी आना पड़ा, बहुत बाद में आया, अलग बात है। पार्लियामेंट ने 2013 में सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट पास किया, और उसके अंतर्गत बोला कि कोई भी एम्प्लॉइज़ है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि 10 या 10 से अधिक उसका एम्प्लॉइज़ है, तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम तुम्हारा इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनना ही चाहिए। यदि नहीं बनेगा तो फिर खैर नहीं, क्योंकि ये तो पार्लियामेंट का एक्ट है, फॉलो करना ही पड़ेगा तुमको। सुप्रीम कोर्ट का तुम फॉलो करो नहीं करो अलग बात है, मगर एक्ट बन गया, कानून बन गया, तो यू हैव टू फॉलो। तो देखो, इसका जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का जो पावर होगा वो सिविल कोर्ट की तरह होगा, और ये समन भी कर सकता है, एग्जामिन भी कर सकता है पर्सन। यदि पर्सन दोषी पाएगा तो ये दे भी सकता है, फैसला भी दे सकता है स्टूडेंट। अब ये तो हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनेगा, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर समझते हो ना, यानी कि छोटे छोटे हो गया, जहाँ पे जो फॉर्मल सेक्टर से जुड़ा नहीं है, उस केस में लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाया गया था वहाँ पे भी। और इसका टोटल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया गया था, यानी कि डीएम को दिया गया था पावर कि देखना भाई जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे ये लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाया कि नहीं बना, और अभी तक नहीं बना है। इसका मतलब डीएम अपने काम से असमर्थ है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है इंडिया में, है ना। तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ड्यूटी था कि देखो जरा लोकल कंप्लेंट कमेटी बना है कि नहीं बना है। वो सब तुम्हारा ग्रीवांस रेडिएशन मैकेनिज्म के रूप में काम कर रहा था, यदि कोई भी वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट हुआ तो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया गया था कि आपका काम होगा ये। देखो कैसे देखा जाए, हाउ टू इम्प्रूव द वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, कैसे महिलाओं का इन्वायरमेंट ठीक करे, महिला जहाँ काम करती है उसके लिए क्या करे। तो उसके लिए देखो 3 गोल है, एक शॉर्ट टर्म गोल है, एक मिडिल टर्म गोल है, और एक तुम्हारा लास्ट तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल है। तो शॉर्ट टर्म गोल देखते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना होगा। शॉर्ट टर्म के लिए हमें ह्यूमन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होंगे कि जहाँ महिला जो काम करती है तो महिला को अच्छा लगे वो जगह, नंबर 1। दूसरा क्या है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना चाहिए, जो कि 2013 का एक्ट के हिसाब से भी बताया गया है। तीसरा देखो अवेयरनेस फैलाना इस लॉ के बारे में, जैसे कि मैं तुमको फैला रहा हूँ, इस तरह लोगों को फैलाना। बात समझे कि कंप्लेंट कमेटी होता है, कहीं पे भी दिक्कत हो तो यहाँ पे जाकर आप काम करो, ठीक है। चौथा बात क्या है कि प्रोसीजर ऑफ ग्रीवांस रेडियस, यानी कि जो भी ग्रीवांस जो भी प्रॉब्लम है तो आप एड्रेस करिए, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को बोलिए, वो देख लेगा, क्योंकि उसके पास सिविल कोर्ट का पूरी तरीके से जुरिस्डिक्शन है, वो अपना सुना देगा। तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स, यानी कि अभी तत्कालीन क्या करना होगा। मिडिल टर्म गोल क्या है तुम्हारा कि कोशिश करिए फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ाए, जितना फीमेल बढ़ेगी उतना ही वॉइस बढ़ेगा, सही बात है ना। और इंप्रूवमेंट ऑफ टूथ टू टेल रेशियो, टूथ टू टेल रेशियो मतलब क्या कि जितना भी रिसोर्सेस है मोबिलाइज करिए ताकि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, जैसे ही बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उतना ही बेटर रिजल्ट आएगा। दैट्स कॉल्ड योर टूथ टू टेल रेशियो, समझ गए। और तीसरा क्या है कि इंसेंटिव दीजिए ताकि मैटरनिटी लीव के रूप में यदि जो छोड़ा जा रहा है ना, जानते हो ना मैटरनिटी लीव या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो बात हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने, अभी जो चंद्रचूड़ ने बोले थे कि मैटरनिटी पहले 12 वीक था, 26 वीक कर दिया। अब 26 वीक करने की वजह से क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन वाला चाहता है कि अब ये महिला काम ना करे, क्योंकि बैठ के तो खिलाने वाला नहीं है। तो उस समय इंसेंटिव यदि सरकार प्रोवाइड करता है तो बढ़िया से फिर उसको बैठा खिला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर दिक्कत है कि हमारे कंट्री में सरकार बोलती है कि तुम दो पैसा, ऑर्गेनाइजेशन बोला तुम दो, तो ऑर्गेनाइजेशन कहा देगा उसको। तो ये चीज़ को भी सॉल्व आउट करे। लॉन्ग टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म तो देखो लॉन्ग टर्म का ये होगा कि जो डीप रूटेड स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल वायलेंस है, महिलाओं के नाम पे अत्याचार होता है कि नहीं होता है, कि महिला वीक है चलो मार देते हैं पकड़ के, ये सब चीज़ खत्म होना चाहिए, क्योंकि इससे गलत है। तो ये नर्चरिंग पे ध्यान देना होगा लॉन्ग टर्म। यदि नर्चरिंग पे ठीक से ध्यान देंगे, यदि हम नॉर्थ ईस्ट को सीख ले नॉर्थ ईस्ट से, तो बात ही खत्म हो जाएगा। फिर नॉर्थ ईस्ट का मतलब बहुत बड़ा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश भी है, आसाम छोड़ दो, आसाम थोड़ा बेकार है, ये मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड, ये सब बेटर है, क्योंकि आसाम में तो वायलेंस होता है, बहुत वायलेंस होता है, ठीक है ना। आसाम थोड़ा सा गड़बड़ है, उसमें थोड़ा सा प्लेन वाला है बुद्धि, मगर बाकी नॉर्थ ईस्ट के या सिक्किम देख लो, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, आसाम छोड़ दो, आसाम में भी अच्छा ही है बट उतना भी अच्छा नहीं है। आइडियल सिचुएशन तुम्हारा इधर होगा, सिक्किम का होगा, अरुणाचल का होगा, नागालैंड का होगा, मणिपुर का होगा, मिजोरम का होगा, मेघालय का होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत त्रिपुरा भी। तो ये सब जगह ठीक है, यहाँ से हम सीख सकते हैं, या फिर इधर से नहीं सीखना है तो फॉरेन कंट्री से सीख लो या न्यूजीलैंड से सीख लो। तो अनलेस सोसाइटी एज अ होल वर्क, जब तक पूरा सोसाइटी काम नहीं करेगा सोशो कल्चरल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे, तब तक इस तरह का वायलेंस हम खत्म नहीं कर सकते हैं। बात समझ गए, सोसाइटी को एक साथ आके काम करना होगा स्टूडेंट, दैट्स इट। आगे देखो, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रसा ने क्या बोला कि जो न्यू स्टार्ट वाला जो अग्रीमेंट था यूनाइटेड स्टेट्स और हमारे बीच में, अब इसको हम सस्पेंड कर रहे हैं। तो एक तरह से स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज दे रहा है रसा, ठीक है। तो देखो जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा, ये हिंदू पेपर में आया था 27 फरवरी को 2023। देखो आगे क्या है ये मामला।
रसिया, देखो रसिया अपने ही, अब यूनाइटेड स्टेट्स कुछ नहीं बोला है, रसिया यूनिलेटरली क्या किया, न्यू स्टार्ट को हटा दिया। देखो बहुत कुछ साइन होता है ना एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में। अब तुम लोग को चलो इससे पहले मैं बताता हूँ कि वर्ल्ड में न्यूक्लियर पावर 5 ही न्यूक्लियर पावर है, ठीक है ना, न्यूक्लियर पावर 5 ही न्यूक्लियर पावर है। जानते हो कि जो भी विक्टर पावर है सब तुम्हारा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने विक्टर पावर थे सब वो न्यूक्लियर पावर है। यस, जानते हो ना, 5 जो नेशनल क्या यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर है, यूएनएससी के जो मेंबर है, वही तुम्हारा न्यूक्लियर पावर कहलाएगा। 1968 में एक आया एनपीटी करके, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी करके। अब यदि वो कोई साइन कर देता है तो इसका मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियर वेपन कंट्री नहीं बन सकता, न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता। भारत ने बोला हम साइन नहीं करेंगे। यदि हम साइन कर देंगे तो इधर तुम्हारा चाइना है जो कि न्यूक्लियर पावर है, इधर पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर बन चुका था, तो इसलिए हमने नहीं किया। और उसके बाद हमने बैक टू बैक, बताओ तो कब हमने सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था? हाँ 74 में किया। दूसरा कब किया? 98 में किया, पोखरण टेस्ट किया था ना। तो हमने जो किया उसके बाद हमारे ऊपर सैंक्शन लगा, वो अलग बात है। हम एनपीटी अभी भी साइन नहीं किए। यदि हम एनपीटी साइन करेंगे, क्योंकि एनपीटी अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी है। एनपीटी साइन करने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियर वेपन्स बना ही नहीं सकते हो तुम। तो भारत ने साइन नहीं किया। तो इस तरह मतलब अग्रीमेंट होता है कि नहीं होता है। और रसिया और यूनाइटेड स्टेट, देखो रसिया और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों मिला करोगे तो वर्ल्ड में 90% न्यूक्लियर पावर इन्हीं लोगों के पास है। 90%। हमारे पास कितना 150 होगा, पाकिस्तान के पास भी 150 160, हमसे थोड़ा ज़्यादा है, तो लगभग बराबर ही है ना। चाइना तो आगे है, बट यूनाइटेड स्टेट्स और रसिया के पास टोटल यदि न्यूक्लियर पावर देखा जाए तो 90% यही दोनों के पास है। बात समझे? तो ये दोनों के बीच में बहुत सारा तुम्हारा स्ट्रैटेजिक डील भी होता है। देखो अब फरवरी 23 तारीख को जब एनिवर्सरी मना रहा था ये रसिया, 1 साल हो गया ना यूक्रेन पे अटैक किए हुए, तो रशियन प्रेसिडेंट बोला कि देखो भाई ऐसा है कि अब एक ठो जो बचा है न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी यूएस के साथ, उसको भी हम सस्पेंड करना चाहते हैं। इसलिए सस्पेंड कर रहे हैं कि अब हम अपने हिसाब से चाहते हैं कि अब यूक्रेन पे हम अटैक ना करें। तो अब मजबूर कर दिया गया है। यूक्रेन को बार बार सपोर्ट कर रहा है वेस्ट, अब और बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो अब ये रसिया अब छोड़ना भी नहीं चाहता है। रसिया ऐसे छोड़ देता, मैं इधर से फुल सपोर्ट है। जब इधर सपोर्ट है तो ये अब क्विट करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि रसिया का हालत खराब है अटैक करते करते, फिर भी कुछ नहीं हुआ यूक्रेन का। हुआ कुछ, मगर यूक्रेन ने सरेंडर तो नहीं किया। देख रहे हो, लग तो रहा था कि 2 ही दिन में ख़त्म कर देगा। 1 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ अभी तक यूक्रेन का, क्योंकि इधर तो हैवी बैकअप है। तो इसको लगा कि भाई 1 साल हो गया, बर्थडे मना रहे हैं, उसके बाद भी देखो। तो इसलिए हम अब सस्पेंड कर रहे हैं। जो न्यू स्टार्ट है, जो यूएस के साथ हमारा सिग्नेचर हुआ था, उसको हम सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब ये इसको तुमको पहले वाला देखना पड़ेगा। जैसे कि 1950s की स्टार्टिंग में जब कोल्ड वार स्टार्ट हुआ, जानते हो ना कोल्ड वार जो यूनाइटेड स्टेट्स और रसिया के बीच में जो हुआ था 1950s में स्टार्ट हुआ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। दोनों ही यूएस और यूएसएसआर लग गए कि हम वन अपमैनशिप, क्या होता है वन अपमैनशिप, हम तुमसे बड़े हैं, ये वाला एटीट्यूड में लग गया। क्योंकि 2 ही सुपर पावर था। और 92 में क्या हुआ कि एक सुपर पावर आगे निकल गया, दैट इज यूएस से, और रसिया पीछे चला गया क्योंकि रसिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया। सही बात है ना। एट द सेम टाइम देखो ये लोग बायलैटरल टॉक्स भी किए थे 1960 में, और बहुत सारा मल्टीपल ट्रीटीज भी साइन किए थे कि एक दूसरे का न्यूक्लियर वेपन्स देखना है, एक दूसरे का चेक करना है। क्योंकि पूरा वर्ल्ड ही घबरा गया कि भाई ये न्यूक्लियर वेपन्स इतना दोनों कंट्री बना रहा है। तो ये दोनों कंट्री एक साथ आया और 1960s में बहुत सारा ट्रीटी साइन किया कि भाई देखो ठीक है, तुम भी बनाओ हम भी बनाओ, बट चेक करेंगे एक दूसरे का। समझ गए? तो इसलिए 60s में बना है तुम्हारा। उसके बाद देखो सॉल्ट करके, सॉल्ट स्टार्ट हुआ, ये भी तुम्हारा स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स है, 1969 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद देखो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस ट्रीटी भी साइन हुआ, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो मिसाइल सिस्टम है वो कम रहेगा। ठीक है, यानी कि मिसाइल सिस्टम बहुत ज़्यादा, इंटर बैलिस्टिक मिसाइल होता है, जानते हो कि एक जगह से दूसरे कंटिनेंट में जा सकता है। तो इस चीज़ को लेकर ट्रीटी साइन हुआ था, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने, देखो ये बहुत चला के ये साइन हुआ था 1972 में, बट यूनाइटेड स्टेट्स बोला कि ठीक है हम निकल रहे हैं इससे। 2002 में यूनाइटेड स्टेट्स निकल गया। तो ऐसा नहीं कि केवल रसिया ही कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स भी ऐसा पहले कर चुका है। दोनों के बीच में साइन हुआ था ये इंटर बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी के रिलेटेड, कि अब साइन करने का मतलब क्या हुआ, इंटर बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी साइन करने का मतलब ये हुआ कि इतना ही कर सकते हैं, तुम भी इतना ही करो, एक दूसरे का डेटा हम शेयर करेंगे। बट यूनाइटेड स्टेट्स क्या किया, 2002 में इस ट्रीटी से बाहर निकल गया। आगे देखो, उसका देखो स्टार्ट 1 टू न्यू स्टार्ट, और उसका बाद फिर से स्ट्रेटेजिक आर्म्स ट्रीटी 1 साइन हुआ 1991 में, ये एक्सपायर हुआ 2009 में। फिर इसके जगह पे दूसरा ट्रीटी आया और वो साइन हुआ 2002 में। ठीक है, दूसरा ट्रीटी है ये। उसका देखो न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो कि रिप्लेस किया 2002 का ट्रीटी का, जो 2002 ट्रीटी जो रिप्लेस उसको रिप्लेस कर दिया। और ये लास्ट न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रोल ट्रीटी है दोनों कंट्री के बीच में। बाकी सब चीज़ हट चुका है। और ये दोनों कंट्री, जैसे कि मैंने बता दिया कि 90% तक वर्ल्ड न्यूक्लियर आर्सेनल ये लोग कंसिस्ट करते हैं, इतना वेपन्स है ये लोग के पास।
तो एक लास्ट ही टीटी बचा, बाकी सब टीटी एक्सपायर्ड हो गया या तो पुल ऑफ कर लिया यूनाइटेड स्टेट्स ने, बस एक लास्ट टीटी बचा हुआ था, दैट्स कॉल्ड न्यू स्टार्ट टीटी। अब ये न्यू स्टार्ट टीटी देखो साइन हुआ था 2010 में और 2011 से लागू हुआ, और इस चीज़ को और एक्सटेंशन 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था जब जो बाइडेन साहब आए थे 2021 में राजगद्दी पे। अब यूनाइटेड स्टेट अब क्या बोला रसा कि हम सस्पेंड कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, यूनिलैटरली सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो यही तुम्हारा फिगर सब दिखाया गया कब कब क्या क्या आया था। देखो शॉर्ट न्यू स्टार्ट है ना, वहाँ पे देखो 2010 में आया न्यू स्टार्ट, ऊपर शॉर्ट देखो 2002 में आया है, सॉल्ट 2 देखो वो 1993 में आया है, स्टार्ट 1 देखो वो भी तुम्हारा 1991 में आया है, सॉल्ट 2 देखो ऊपर सब दिया गया कब कब ट्रीटी हुआ था। अब साइलेंट फीचर देखते हैं टीटी का। अब इसमें और भी बहुत सारा देखो इस टीटी में क्या दिया गया था, आखिर ये जो टीटी जो अभी सस्पेंड किया उस टीटी में था क्या ऐसा चीज़। इस टीटी के अंतर्गत ये बताया कि यूएसए और रसिया 1500 से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वारहेड अपना डिप्लॉय नहीं कर सकता है अपने जगह पे अपने कंट्री में, ठीक है, यानी कि कोस्टल एरियाज में, और ना ही तुम्हारा 700 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स या बम्पर रख सकता है, यानी कि लिमिट तय कर दिया कि इतना तक ही आप अपने कंट्री में रख सकते हो। दोनों के बीच में हुआ, ठीक है। इसमें यह भी बोला कि दोनों ही कंट्री तुम्हारा 800 डिप्लॉयड और नॉन डिप्लॉयड लॉन्चर्स और डिलीवरी व्हीकल्स तक रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता है, ठीक है। और दोनों ही कंट्री को 32 नोटिस देना पड़ेगा, 18 शॉर्ट नोटिस यानी 32 आवर्स का नोटिस होगा, और एक दूसरे साइड में आगे चेक करेंगे कि सही उल्लंघन किया गया कि नहीं किया गया है। यानी कि 700 लॉन्ग रेंज मिसाइल है या उससे ज़्यादा है, 1500 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वार हेड्स है या उससे ज़्यादा है, 800 डिप्लॉयड और नॉन डिप्लॉयड लॉन्चर्स उससे ज़्यादा है या नहीं है, ये सब चेक करने के लिए 32 आवर्स का दोनों को प्रावधान दिया गया कि 32 आवर्स में आके एक दूसरे को चेक कर सकता है। समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी था ये। देखो इसमें रसिया और यूएस हमारा क्या है कि एक साल में 2 बार इंफॉर्मेशन शेयर करता है बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेके, ठीक है। द टीटी ऑल्सो मैंडेट द 2 पार्टीज टू सेंड, हाँ नोटिफिकेशन भी भेजना था 5 डेज में, क्या कुछ चेंज कर रहे हो, स्टॉक पाइल थोड़ा बढ़ा रहे हो, मिसाइल को क्या कर रहे हो, कहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हो, तो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को भेजना था कि कितना हम बढ़ाएं, कितना हम वैल्यू एडिशंस किए, हम क्या किए, कितना डिप्लॉय किए, ये सब चीज़ भेजना था। अब जब सस्पेंड कर दिया तो इन्फॉर्मेशन खत्म, अब कितना भी तुम बढ़ाओ वारहेड तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखो इट लुक्स लाइक स्ट्रॉन्ग, एक तरह से लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज देना चाहता है रसा, किसको, वेस्ट को, यूनाइटेड स्टेट्स को भी प्लस वेस्ट को भी, क्योंकि सब एक साथ मिला हुआ है। देखो मिस्टर पुतिन हैज़ नॉट विड्रॉन, देखो मिस्टर पुतिन ने तो नहीं किया है, जस्ट सस्पेंडेड, यानी कि मिस्टर पुतिन ने, देखो अब ये बोला कि जो व्लादिमीर पुतिन है रसा का जो प्रेसिडेंट है उसने पूरी तरीके से वो नहीं किया, सस्पेंड किया है। सस्पेंड करने का मतलब ये है कि वो चाहता है थोड़ा सा वो देना, देखो हम सीरियस, इससे कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है, बट एक मैसेज देना चाह रहा है। हटा तो नहीं, बस सस्पेंड किया ना। टीटी देखो, टीटी विड्रॉ करना और सस्पेंड करने में अंतर है ना, बस ये सस्पेंड किया है वही बोल रहा है, ठीक है। तो इट कुड बी अ पार्ट, ये रसिया का एक पॉलिटिकल मैसेज देने का तरीका है, बात समझे, एक मैसेज देना चाह रहा है। रशियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो अनाउंस दैट इट डज नॉट प्लान टू ब्रीच द लिमिट्स ऑन, हाँ रशियन एडमिनिस्ट्रेशन ये भी बोला कि जो भी न्यू स्टार्ट में जो भी था, जितना भी न्यूक्लियर वार हेड्स था वो 1600 का समथिंग, उसको भी हम उसका कोई उल्लंघन नहीं करने वाले हैं, बट हम सस्पेंड कर रहे हैं। उल्लंघन करने वाला होता तो कि वो यूनिलैटरली जैसे 2002 में यूनाइटेड स्टेट्स निकला उस तरह निकल जाता, बट एक तरह से केवल पॉलिटिकल मैसेज है कि देखो तुम लोग इतना सपोर्ट मत करो यूक्रेन को, अभी हम सस्पेंड किए कल निकल जाएंगे, एक मैसेज है। नहीं तो रसिया भी बहुत प्रेशर में है स्टूडेंट, ठीक है। रसिया ऑल्सो सेड दैट इट वुड डिनोटिफाइंग यूएसए प्लान टेस्ट ऑफ इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। द सस्पेंशन जो है तुम्हारा एक तरह से बाइडेन के ऊपर एक प्रेशर दिया जा रहा है, उसके जो भी यूरोपियन एलाइज उसके ऊपर एक प्रेशर देने का प्रयास किया जा रहा है। तो नाटो की तरफ से क्या रिएक्शन आया, देखो नाटो की तरफ से यही है कि अभी मोस्ट डेंजरस प्लेस है दुनिया, ठीक है, और इस तरह जो डिसीजन हुआ है न्यू स्टार्ट का, इससे तो और ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए नहीं होना चाहिए था, इस तरह का नाटो का बयान आया है। बट ये सस्पेंड किया गया है, उसके बाद बाइडेन का पुतिन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बोला है कि नो जितने भी न्यूक्लियर आर्सेनल से वो उसका जो लिमिट है वो एज इट इज़ रहेगा। तो फिर सस्पेंड क्यों किया गया, जब उतना ही रहेगा तो सस्पेंड क्यों किया जाएगा, तो बस एक पॉलिटिकल मैसेज के लिए आज सस्पेंड कर रहे हैं, कल निकल भी सकते हैं, तब खैर नहीं, तुम्हारा एक मैसेज है, समझ गए ना, खत्म हो गया स्टूडेंट। अब ये देखते हैं 60 एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम कॉन्ड्रम। GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance, application models, success, limitations and potential, citizen charters, transparency and accountability and institutional and other measures। ये तुम्हारा हिंदू बिजनेस लाइन पेपर में आया था 22 फरवरी को।
अब यहाँ पे देखो थोड़ा ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट और 2 ही में दिया गया, वही चीज़ रिपीट किया गया बार बार। ये फर्स्ट पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या बताया गया, कैसे आखिर एक जो एम्प्लॉय होता है, जो कर्मचारी होता है, वो अपना कुछ पैसा जमा करता है ना प्रोविडेंट फंड में, ताकि जब रिटायर हो तो उसको पैसा मिले। अब पैसा 2 तरीके से मिलता है। देखो जब कोई रिटायर होता है तो उसको एक बार में बल्क में मिलता है, उसके बाद फिर पेंशन मिलता है। तो 2 तरीके से मिला ना, एक पूरी तरीके से मिलेगा, रिटायर हुए तो उस समय 2 लाख 3 लाख 10 लाख मिलेगा, और उसका पेंशन के रूप में भी मिलता है जो कि लॉन्ग टर्म चलता है। ठीक है, ये समझ लेना। देखो 12% ऑफ बेसिक पे, यानी कि परमानेंट कंपोनेंट सच एज डेयरनेस अलाउंसेस फॉर ईच एम्प्लॉय इज डिडक्टेड एवरी मंथ टुवर्ड्स ए कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और ईपीएफ। यानी कि ईपीएफ के लिए एक जो कर्मचारी है, जैसे हम कर्मचारी है तो हमारा 12%, ठीक है ना, डेयरनेस अलाउंसेस को भी जोड़ते हुए है। डेयरनेस अलाउंस मतलब क्या, जो अलग से पैसा दिया जाता है उसको भी जोड़ते हुए 12% चला जाएगा। यानी कि मान लो कि हमको 100 रुपया मिल रहा है सैलरी के रूप में, 100 रुपया मतलब जिसमें डेयरनेस अलाउंसेस भी है। डेयरनेस अलाउंसेस अलग से दिया जाता है ताकि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए दिया जाता है जी, जो सरकार 3 महीना में 4 महीना में देते रहती है, बढ़ाती है। उस बार देखे थे ना सोशल जस्टिस वाला जो स्कीम ठीक से नहीं चल रहा था, तो उसके लिए बोला गया था कि 15,000 करोड़ तो आप केवल डेयरनेस अलाउंसेस के लिए दे रहे हैं, इसमें तो आप केवल 7-8 हज़ार तक ही दिए थे। बताए थे ना, वो 3 महीना 4 महीना में तुम्हारा कवर किया आता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया सैलरी है, मतलब डेयरनेस अलाउंसेस के साथ, तो 15 रुपया क्या करेगा, हर एम्प्लॉई अपना ईपीएफ में जमा करता है, ताकि वो जब रिटायर हो जाए तो उसको पैसा मिल सके। समझ में आ गया। एट द सेम टाइम कंपनी भी सिमिलर चीज़ देती है, कंपनी भी उसके कंट्रीब्यूशन देती है कि एवरी ईयर इज डिक्लेयर एंड लमसम इज पे टू द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। जब वो रिटायरमेंट हो जाएगा तो जो भी ईपीएफ में जमा हुआ एम्प्लॉय का, और एट द सेम टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मालिक है वो भी उसके अकाउंट में पैसा देता है। तो 12% ये और 12% ये भी देता है, एक्स्ट्रा देता है, क्योंकि हमारा कर्मचारी है, जब रिटायर हो जाएगा तो इसको कुछ मिलना चाहिए। समझ गए ना, तो ये भी देता है। देखो 12% कंट्रीब्यूशन, वही लिखा गया कि 12% जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय भी करता है गोज डायरेक्टली टू ईपीएफ अकाउंट। ठीक है, ईपीआई अकाउंट में चला जाएगा। 8.33% ऑफ द कंपनी कंट्रीब्यूशन, लगभग 8% कंपनी भी कंट्रीब्यूट करती है। कहाँ पे, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में। समझ गए ना, तो उसमें करती है। एंड हाँ, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जो कि पेंशन के रूप में मिलेगा। एंड ए सेपरेट स्कीम फॉर गारंटी पेमेंट्स पेड आउट आफ्टर रिटायरमेंट। यानी कि समझ में आ रहा है तुम लोग को, 12% में 8.33 घटाओ तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, लगभग 3.77 ऐसे कुछ, या 4 मान के चलो, यो इसको 8 मान के चलो, उसको 4 मान के चलो। अब देखो ये समझो, ये मेन चीज़ समझना यही है, समझे ना। मैं फिर समझाता हूँ। देखो कि यदि 100 रुपये कमा रहे हैं हम, तो 12 रुपया हमारा कहाँ जा रहा है, हाँ ईपीएफ में जा रहा है। सेम चीज़, सेम खर्च ये भी कर रहा है, कंपनी भी कर रहा है। कंपनी क्या कर रहा है कि 8%, लगभग 8% तुम्हारा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में दे रही है कि जब वो पेंशन मिले, जब रिटायर हो जाए तो पेंशन मिलेगा। और जो 3.77 यानी कि 4% जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा जब उसको एक बार बल्क में जो मनी मिलेगा। मनी तो 2 तरीके से मिल रहा है, एक बल्क में मिल रहा है और एक पेंशन के रूप में मिल रहा है। तो पेंशन वाला चीज़ 8.33% कंपनी दिया, और 4% तुम्हारा इसके लिए दिया जो कि बल्क में जो उसको मिलेगा, और 12% तो बल्क के लिए तो जमा कर ही रहा है। समझ गए, तो 12% प्लस 4% इधर से, और 8% क्यों, पेंशन के रूप में, जो कौन देगा, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन देगा, कंपनी वाला देगा। समझ में आया तुमको, समझ में आया तुमको। अरे कॉम्प्लेक्स से नहीं समझ में आएगा। देखो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। However, some changes were brought on September 1, 2014, बट सुप्रीम कोर्ट का कुछ चेंजेस आया। देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का इसका इंटरफेरेंस है। यहाँ पे सितंबर 1, 2014 को गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ अमेंडमेंट करना चाहेंगे। क्या बोला कि जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है, कंट्रीब्यूशन जो 8.33 हो रहा है ना, वो तुम्हारा मैक्सिमम सैलरी कितना तक, 15,000 तक ही हो सकता है। यानी कि उससे ऊपर होगा तो वो नहीं माना जाएगा। यानी कि जो कर्मचारी 15,000 तक कमा रहा है उसके लिए होगा, 15,000 से ऊपर जो कमा रहा है उसके लिए नहीं होगा 8.33 वाला कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का, क्योंकि ये वो गरीब तबका को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चेंजेस लाए। अंटिल देन द सैलरी कैप वाज 6,500, बट कंपनीज कुड मेक हायर कंट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन एक्चुअल। और बोला गया है कि कंपनी क्या कर सकती है, कुछ ज़्यादा भी कंट्रीब्यूशन कर सकती है। इट ऑल्सो से डायरेक्ट एम्प्लॉइज अर्निंग, जो तुम्हारा सितंबर 1, 2014 के बाद में कोई 15,000 ज़्यादा कमा रहा है तो उसको ईपीएस का सुविधा नहीं मिलने वाला है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का सुविधा नहीं मिलने वाला है, तो जो 2014 के बाद जो ज्वाइन करेगा। बात समझ में आ गया। ये अमेंडमेंट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा।
समझ गए ना एम्प्लॉय। तो इस चीज़ को लेकर ये तो बोला गलत बात है, तो इसलिए जो एम्प्लॉय यूनियंस है वो सब हल्ला कर दिया और वो पहुंचा दिया हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो पिटिशन कर दिया तुम्हारा कि ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए, हाई कोर्ट में कर दिया। उसके बाद देखो ईपीओ अपील फिर सुप्रीम कोर्ट में भी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया यहाँ पे नवंबर 2022 को। तो क्या जजमेंट था, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है? देखो क्या किया है, मैं फिर से बताता हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या किया। गवर्नमेंट ने बोला कि ये चीज़ जो सितंबर 1, 2014 के बाद कोई भी कर्मचारी ज्वाइन करता है जिसका 15,000 से ज़्यादा सैलरी है तो उसको एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम नहीं मिलेगा, सिंपल। तो अब खुन्नस हुआ है इसको एम्प्लॉय यूनियंस को, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? मिलना चाहिए, हमको भी उतना ही मिलना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर हाई कोर्ट गया, फिर हाई कोर्ट में नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, देखो सुप्रीम ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि सितंबर 1, 2014 के बाद 15,000 तक का मिलेगा, ईपीएस मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ठीक है, इस पर हम सहमत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट ऑल्सो हेल्ड एट द ओल्डर बट बोला है कि जो ओल्डर एम्प्लॉयज़ हैं जो 15,000 से ज़्यादा कमा रहे थे पहले, उसके ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन नहीं दे सकते हो। अभी नया ज्वाइन किया तो इट्स ओके, बट पहले जो आदमी होगा तो उसको भी ईपीएस उतना ही मिलना चाहिए। इट ऑल्सो हेल्ड एट ओल्डर एम्प्लॉयज हु हैड बीन द मेंबर्स ऑफ ईपीएफ, पहले ईपीएफ का मेंबर रहा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का मेंबर रहा सितंबर 1, 2014 के पहले भी, एंड वह अभी भी काम कर रहा है, तो उसको पूरा चांस मिलना चाहिए पेंशन का, उसको मिलना चाहिए, चाहे वो 15,000 से ऊपर क्यों ना हो। बात समझ गए ना? तो ईपीओ वाज आस्क्ड टू गिव सच एम्प्लॉयज ए 4 month विंडो फॉर द डेट ऑफ एससी रूलिंग टू अवेल, और ईपीओ ने बोला कि ठीक है, उसको बोला कि 4 मंथ का तुम्हारे पास विंडो है, 4 मंथ का है, आप 4 मंथ के अंदर सुझा लो। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि सॉर्ट आउट कर लो, जो पहले से जो कर्मचारी काम कर रहा है उसको भी एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम मिलना चाहिए, ठीक है। डेडलाइन टाइम क्या दिया गया है, मार्च 3, 2023 तक, उससे पहले मैटर खत्म कर लो। तो देना पड़ेगा तुमको, ऐसे तुम मना नहीं कर सकते हो, समझे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ माना सरकार का कि चलो 15,000 ज़्यादा जो कमाएगा बाद में तो उसके ऊपर नहीं मिलेगा ईपीएस, मगर जो आदमी पहले से कमा रहा था और जो पहले कर्मचारी था उसको आप वो नहीं कर सकते, उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, समझ गए। तो ये बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जो इसलिए न्यू सर्कुलर जारी करना पड़ा ईपीएफ को, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयज़ हु आर मेंबर्स था वो भी पूरा पेंशन के लिए अपना पूरा पे कर सकता है, अपना दे सकता है, बट टू बी एलिजिबल दे शुड बी, हाँ एलिजिबल होने के लिए बिल्कुल आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसा देना पड़ेगा 12%, जैसे कि पहले का प्रावधान था वो देना पड़ेगा आपको। दे विल नीड टू, आपको आपके पास ज्वाइंट ऑप्शंस भी है। दे ऑल्सो नीड टू कंसेंट टू द अलाउ देयर पास्ट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, हाँ 8.33 वाला बात था ना ये, वो भी बिल्कुल आप वो भी उसको भी आप कर सकते हो। जैसे पहले 12% दे रहे थे और 8.33 कंट्रीब्यूशन तुम्हारा दे रहा था, तो वो सब एबल्ड है, वो भी ले सकता है पुराना वाला का। यहाँ पे देखो व्हाट कैन बी इन्फर्ड, इसे ईपीएफ सर्कुलर से क्या समझते हो? तो ईपीएफ सर्कुलर यही समझो कि जो एम्प्लॉयज़ जो सितंबर 1, 2024 से पहले जो वर्क कर रहे थे बिल्कुल उनको भी यही राहत मिलेगा, ठीक है। करेंटली पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट विल बी कैलकुलेटेड, जो अभी जो रिक्वायरमेंट किया आता है उसका एक तरीका है, वो अभी याद करने की जरूरत नहीं है तुमको। पेंशन सैलरी क्या है तुम्हारा 15,000 तक दिया गया है, बट इफ द एम्प्लॉय ऑप्ट्स नाउ फॉर अ हायर बेस अक्रूवल द पेंशनल सैलरी इज अबव फार्मूला विल बी मच हायर, और यदि 15,000 से ज़्यादा हो तो उसका पेंशन का तरीका अलग हो जाएगा। एट द सेम टाइम जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बैलेंस है जो अकुमुलेट होगा तुम्हारा, वो फिर सेंटर का ईपीएस किटी में चला जाएगा, और उसके बाद उसका रिटायरमेंट के बाद उसके बाद फिर उसको मिल जाएगा, समझ गए। तो इसमें 2-3 फैसला हुआ है कि जो पहले का जो कर्मचारी है उसको पैसा मिलेगा, पर जो नया कोई कर्मचारी आता है जिसका 15,000 से ज़्यादा बाद का सैलरी है उसके ऊपर तुम्हारा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम नहीं मिलने वाला है। दैट्स इट।